गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों को जो टॉपिक देखना है उसका नाम है रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्सिव फंक्शन का जनरल मीनिंग क्या होता है उसको पहले समझेंगे, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हम बराबर बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए प्रोग्राम को लिखना, प्रोग्राम को समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आइए फिर देखते हैं रिकर्सन का क्या मतलब होता है। रिकर्सिव फंक्शन को समझने के लिए हम एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। रिकर्सिव फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करे, मतलब कि जहाँ कि वह अपने आप को ही कॉल करे। जबकि फंक्शन चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, जिसमें एक कॉलिंग फंक्शन होता है और एक कॉल्ड फंक्शन होता है, उसका प्रोसीजर अलग है। लेकिन आज हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई फंक्शन अपने आप को ही अगर कॉल करे तब क्या होगा। इसको समझने के लिए हम पहले दो चीज़ स्पष्ट करना चाहते हैं आपको। लोकल वेरिएबल के केस में जो लोग लोकल वेरिएबल नहीं देखे हैं वो अगर चाहें तो हमारे नोट्स को इसी में क्लासेस बना हुआ है लोकल और ऑटोमेटिक वेरिएबल का, उसको अगर आप देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि लोकल वेरिएबल के केस में मेमोरी का एलोकेशन टेम्पोररी होता है। ठीक है, टेम्पोररी का मतलब हुआ कि जैसे हम फंक्शन के पास गए उसको मेमोरी का एलोकेशन मिला, जैसे हम बाहर निकले उसके मेमोरी का डी एलोकेशन हो जाता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन अपने आप को अगर कॉल करेगा उस केस में लोकल वेरिएबल्स की क्या स्थिति होगी यह बिल्कुल अलग हो जाता है। इसको जब हम एग्जांपल्स पे आएंगे तो हम उसको स्पष्ट करेंगे। लेकिन रिकर्सिव फंक्शन के लिए हम एक रियल लाइफ का आपको एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए कि ना कोई एक फील्ड है, इसमें हमने कहा कि आप चक्कर लगाइए और यहीं पे स्टार्ट भी है और यहीं पे एंड भी है। जैसे आप यहाँ आएंगे कि फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ आएंगे फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे केस में आपके मन में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन उठेगा कि आखिर हम कितना चक्कर लगाना है हमको। इसका मतलब हुआ कि रिकर्सिव फंक्शन के लिए हमारे पास एक वेल डिफाइंड कंडीशन होना चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि आपको 5 चक्कर लगाना है, तो 5 चक्कर का मतलब हुआ कि जैसे ही 5 होगा कि यह रिकर्सन खत्म हो जाएगा, फिर आप इस लूप से बाहर निकल जाइएगा। तो पहला चीज़ हुआ कि रिकर्सिव फंक्शन के लिए एक वेल डिफाइंड कंडीशन होना चाहिए। दूसरा है कि हर बार के चक्कर के बाद, हर बार के लूपिंग के बाद, हर बार के आइटरेशन के बाद हमको उस कंडीशन के करीब पहुंचने का कोशिश करना है। जैसे हमने कहा कि आप चलिए और जहां 5 हो वहां आप रुक जाइएगा, क्लियर है। लेकिन हमने कहा कि आप काउंट कीजिएगा 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद -1, पता चला कि पहुंचना तब 5 तक, हम इधर निगेटिव वैल्यू की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि या फिर इनफाइनाइट का केस हो जाएगा और हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि रिकर्सिव फंक्शन के लिए 2 चीज़ जरूरी है। पहला है कि हमारे पास एक वेल डिफाइंड कंडीशन हो, और दूसरा है कि हर बार के रिकर्सन के बाद हम उस पर्टिकुलर कंडीशन के करीब पहुंचते जाएं। जैसे अगर 1 के बाद अगर हम काउंट करना शुरू करते हैं 2, 3, 4 और 5, तो जैसे 5 मिलता कि हम इस रिकर्सन से बाहर हो जाते। इसीलिए हमने आपको कहा कि रिकर्सिव फंक्शन के लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला है वेल डिफाइंड कंडीशन, दूसरा है कि हर बार के रिकर्सन के बाद हमको उस कंडीशन के करीब पहुंचने का कोशिश करना है, नहीं तो हमारा प्रोग्राम फिर इनफाइनाइट लूप के केस में चला जाएगा और प्रोग्राम हैंग करेगा। आइए हम जनरली रिकर्सिव को समझाने के लिए 4-5 प्रोग्राम लिखते हैं, उसका फिर फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी लिखेंगे जो सबसे कॉमन है रिकर्सन को समझने के लिए, और कोशिश करेंगे उसको समझने का कि आखिर रिकर्सन से कैसे बनेगा। तो आइए फिर पहला प्रोग्राम हम यहाँ लिख रहे हैं। यह जो भी प्रोग्राम आज हम लिखेंगे हो सकता है कि इसमें एक वार्निंग मैसेज आए, उसके पीछे खैर दूसरा कारण है वार्निंग मैसेज का, क्योंकि हमको समझना क्या है रिकर्सन, इसीलिए हम लोग उस वार्निंग को अभी इग्नोर करके चलेंगे। इसलिए हमने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक वार्निंग मैसेज आए। वार्निंग मैसेज क्यों आएगा उसको भी खैर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, पहले इस प्रोग्राम को देखा जाए।
जितना भी प्रोग्राम हम बोर्ड पे लिखते हैं, यह मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको निश्चित रूप से अपने कंप्यूटर पर रन करके देखेंगे। आउटपुट बिल्कुल सेम आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे इस बात को रिपोर्ट करना है कि आखिर कारण क्या है। हो सकता है उसके बाद फिर हम आपसे आपके प्रोग्राम का स्नैपशॉट मांगे। आइए अब इसके बाद फंक्शन शुरू करते हैं हम। इंट शो और इंट पी। बड़ा स्थिर से पढ़ने का है यह चैप्टर, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इंट ए बी सी हमने लिखा इफ p इक्वल टू 5 और यहाँ पे हमने लिख दिया रिटर्न। ठीक है, इसके बाद हम लोग इधर आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है a इक्वल टू पी, फिर हमने लिखा है b इक्वल टू p प्लस 2, फिर हमने यहाँ लिखा है c इक्वल टू p प्लस 5, फिर हमने यहाँ लिखा है p प्लस प्लस। इस सब प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन करके आप देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। फिर हमने यहाँ लिखा सो p। अब हमने यहाँ कुछ प्रिंटफ को लिखा है। आइए जैसा देखते हैं, बिल्कुल साफ से नहीं होता तो इधर लिख रहे हैं प्रिंटफ के बारे में ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर दिए ताकि अलग से लगे। यहाँ पे लिखा हमने प्रिंटफ। हमें नहीं लगता है प्रिंटफ के जनरल सिंटैक्स में कोई आपको समझने में दिक्कत होगा इस स्टेज में आकर के। %d/n a, फिर हमने लिखा प्रिंटफ %d/n और इसके बाद b, फिर हमने लिखा प्रिंटफ %d/n c, फिर हमने लिखा प्रिंटफ %d/n p, फिर हमने इसको बंद कर दिया, कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दिया। ठीक है, आइए ज़रा पहले इस प्रोग्राम को एक बार पहले देख लें, फिर इसके जनरल बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। हमने कहा कि इंट शो इंट। आपको मालूम है कि यह शो नाम का फंक्शन है जो अपने काम को ख़त्म करेगा और एक इंटीजर वैल्यू हमको वापस करेगा। जब हम कॉल करेंगे उसमें हमको एक इंटीजर वैल्यू पास करना पड़ेगा। यह एक जनरल बिहेवियर होता है फंक्शन का। इंट मेन हमने इसको कॉल किया शो 0 से, यह चलेगा 0, किस में जाएगा p में। अब हम इसके ड्राई रन को ज़रा देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ड्राई रन को देखने के लिए आइए इस सेक्शन का यूज करते हैं बोर्ड के। कितना वेरिएबल है हमारे पास? तो हमारे पास वेरिएबल है a है, b है, c है और p। यह हमारा ड्राई रन है। ड्राई रन करना निश्चित रूप से आना चाहिए आपको। नहीं अगर आएगा तो आप प्रोग्राम लिखिएगा नहीं, आपको प्रोग्राम रटना पड़ेगा, जो कि मुश्किल काम है। ठीक है ना, यहाँ से यह प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। यहाँ से हमने यहाँ लिखा है सिर्फ ड्राई रन के लिए। यहाँ के बाद आपको यहाँ जाना है, नोट करना है। ठीक है, आइए फिर शुरू करते हैं। चलिए जरा सा देखिएगा, अभी p का क्या वैल्यू लेगा? 0 है, यही 0 कौन लिया? p। इफ p इक्वल टू 5 गलत है। इसका मतलब हुआ कि p का जो पहला वैल्यू हमको मिला वह क्या मिला? 0। यहाँ लिखा हुआ a इक्वल टू p, तो यह भी क्या हो जाएगा? 0। b इक्वल टू p प्लस 2, यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 5। फिर से हम बोल रहे हैं इसको। यहाँ पे लिखा हुआ इंट शो इंट।
आपने इस फंक्शन को जब डिक्लेयर किया, इसका सेंस यही है कि इसका नाम सो है, इसका रिटर्न टाइप इंट होगा, और साथ ही साथ जब हम कॉल करेंगे उस समय यहाँ पे हमको एक इंटीजर वैल्यू पास करना पड़ेगा। हमने जब कॉल भी किया है सो 0, तो हमने यहाँ से एक इंटीजर वैल्यू पास किया जो कि पी का वैल्यू हो गया। यहाँ पे आपने लिखा इंट ए बी सी, 3 लोकल वेरिएबल है सो का, इफ पी = 5, गलत है क्योंकि यहाँ से 0 पास किया गया है। अभी पी का करंट वैल्यू हमारा 0 है। फिर ड्राई रन हमने कहा कि ना जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्राई रन के बाद ही हम लोग प्रोग्राम के फ्लो को समझ पाते हैं, अब फिर उसके अंदर जा कर के प्रोग्राम लिख पाते हैं। तो आपने लिखा a = p, तो इसका क्या वैल्यू हो गया 0, b = p + 2, c = p + 5, p++। जैसे आपने कहा p++, आपको मालूम है कि सेमीकोलन के बाद इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि यह पोस्ट इंक्रीमेंट है। फिर सो p, यहीं से यह यहाँ भाग गया, यहाँ पे आ गया। कहाँ पे? सो p है, यानी कि यह यहाँ आ गया। अब जब यह कॉल करेगा तो p का क्या वैल्यू लेगा 1। अब यहाँ एक बात समझने का है कि यह जो हमारा 1, 2, 3 और 4 जो प्रिंटफ है यह पेंडिंग है, क्योंकि हम लोग कंट्रोल यहीं से, ये जो लिखा हुआ है सो p, यहीं से हम लोगों ने ट्रांसफ़र यहाँ कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि यह जो हमारा 4 प्रिंटफ है यह पेंडिंग है, इसका काम होगा जरूर। एकदम ध्यान से सुन लीजिए, इसका काम होना जरूर है, लेकिन कब होगा? जब यह रिकर्सन खत्म होगा। जब यह रिकर्सन समाप्त हो जाएगा तब यह 4 जो पेंडिंग हमारा प्रिंटफ है यह काम करेगा। पहला इंपॉर्टेंट चीज हुआ। दूसरा है कि चूंकि इस फंक्शन का लाइफ साइकिल अभी भी चल रहा है, क्योंकि आपको मालूम है यह यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ तक गया, अभी तक तो हम यहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। इसका मतलब हुआ जितना भी लोकल वेरिएबल है उसके मेमोरी का डीएलोकेशन नहीं होगा। यह जो मेमोरी है अब यह स्टैक के अंदर जमा होने लगेगा, और स्टैक काम करता है लिफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, जो कि डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे भी, या बहुत लोगों को मालूम भी होगा कि स्टैक का जनरल बिहेवियर क्या होता है, लिफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। उस पर खैर हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन 2 बात आप समझ लीजिए कि यह जो कॉलिंग पॉइंट है, यहाँ से जो भी काम बचेगा यह काम होगा जरूर, लेकिन कब होगा? जब यह रिकर्सन खत्म हो जाएगा, पहला। दूसरा, लोकल वेरिएबल के मेमोरी का कंप्लीट डीएलोकेशन नहीं होगा, बल्कि वह स्टैक के अंदर जाकर के जमा होना शुरू हो जाएगा। स्टैक का बिहेवियर होता है लीफो, जिसको हम लोग बाद में जब ड्राई रन खत्म करेंगे उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने कहा कि सो p, फिर से यहाँ आ गए, इफ p = 5 नहीं है तो फिर रिटर्न नहीं होगा, तो a = p, यानी कि a का क्या वैल्यू ले लिया 1, p + 2 क्या वैल्यू लिया 3, c = p + 5, यह क्या हो गया 6। फिर से p++ हुआ यानी कि 2। अब यह इस बार इसी 2 के साथ भागेगा, लेकिन भागेगा तो फिर हमारा 4 प्रिंटर पेंडिंग हो जाएगा, यानी 4 पहला साइकिल का पेंडिंग था और 4 इस बार का पेंडिंग हो गया। यानी कि जब यह रिकर्सन खत्म होगा तो 8 प्रिंट हमको मिलना चाहिए, अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही है तब। अगर यह कॉन्सेप्ट सही है, जिसके हिसाब से यह है कि इस कॉलिंग पॉइंट के नीचे जितना भी काम होगा यह काम होना जरूर है, लेकिन रिकर्सन के बाद। आपने कहा 2, अब p का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, इसके बाद a b c p = 5 नहीं, a = p, यानी कि a का क्या वैल्यू लिया 2, p + 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 + 2 4, और इसका वैल्यू हो जाएगा 7, लगे हाथ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3। फिर से गए यहाँ, फिर से कहानी वही होना है कि 4 प्रिंटफ हमारा पेंडिंग है, जिसका काम होगा जरूर, लेकिन रिकर्सन के बाद। जब तक रिकर्सन चल रहा है तब तक यह पेंडिंग सिस्टम याद रखेगा कि हमको इतना जॉब परफॉर्म करना है। तो आपने लिखा 3 के बाद फिर से यहाँ आ जाएंगे, p = 5 नहीं हुआ, उसके बाद a = p, तो फिर a का क्या वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, लगे हाथ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4। क्लियर है? 4 के बाद
जब यह फिर से लौटेगा, अभी भी चल रहा है, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ कि ये p = 5 तक नहीं पहुँचा है, इसीलिए रिटर्न नहीं होगा। तो फिर से एक बार चलेगा तो फिर से इसका वैल्यू हो जाएगा 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 6, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 और अब इसका वैल्यू हो जाएगा 5। p का वैल्यू क्या हो गया? 5। अब यहीं पे समझना है, जैसे p = 5 हुआ कि रिकर्सन खत्म। अब यह क्या करेगा कि स्टैक से वेरिएबल के वैल्यू को फेच करेगा, लेकिन किस ऑर्डर में? तो LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब हुआ कि पहला सेट हमारा यही होगा जो कि फेच होगा, जो हमने यहाँ घेर दिया है। साथ ही साथ यह प्रिंट भी करेगा। तो फिर यहाँ पे हम लिख रहे हैं आउटपुट। स्थिर से देखिएगा आउटपुट में क्या आ जाएगा। ए का अभी वैल्यू क्या है? 4, फिर 6, फिर 9, फिर क्या हो जाएगा? 9 के बाद जब यह चलेगा तो फिर वैल्यू क्या होगा इसका? 9 के बाद हो जाएगा 5, क्योंकि अंतिम वैल्यू अभी इसका क्या है? तो 5 है। तो फिर जैसे 5 होगा कि फिर यह उस पर काम करना शुरू करेगा, और इस तरह से आप देखेंगे कि फिर जितना भी यह आपका आगे चलता जाएगा यह काम करेगा। क्योंकि p का यह वैल्यू इसलिए नहीं लिया क्योंकि यह अभी करंट वैल्यू हमारा क्या है? 5 है। इसके बाद जब हम चलेंगे, जब हम जाएंगे ऊपर, इसके ऊपर, तब यह क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? 3, 5, 8, 4। फिर क्या काम करेगा? फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यह करेगा 2। इसके बाद इसका वैल्यू क्या है? यह अब बाहर आ रहा है, यह तो हो जाएगा 2, 4, 7 और इसका हो जाएगा 3। इस तरह से यह यहाँ तक के वैल्यू को प्रिंट करेगा। मतलब कि लास्ट वैल्यू क्या करेगा? यह करेगा लास्ट वैल्यू 0, 2, 5 और 1। 0, 2, 5 और 1 करेगा। ठीक है, आइए इसके ड्राई रन को और इसके आउटपुट को एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं ताकि हमको यह समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि यह यहाँ पे समझ में आना जरूरी है। नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगा, यह आप जान लीजिए। आइए फिर से एक बार देखते हैं ताकि जिनको कोई भी डाउट होगा तो हम यहाँ से एक बार कोशिश करेंगे हम लोग कि हम लोग समझ पाएँ। हम इसको फिर से पुनः मिटा रहे हैं पूरा। मेरे क्लास में समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना मैक्सिमम प्रोग्राम होगा हम लोग उतना देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा था कि ना हमारे प्रोग्राम का हिस्सा यहाँ है, यहाँ के बाद फिर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, आइए फिर इसका हम लोग शुरू करते हैं ड्राई रन। ड्राई रन के लिए हमने कहा जितना वेरिएबल है उसको आप ले लीजिए। तो वेरिएबल आपने लिया A, B, C और P। हमने जब कॉल किया इसको शो 0, P का वैल्यू है 0, P = 5 नहीं है, A = है P यानी कि यहाँ है 0, B = है P/2 यह है 2 और C = P+5 है यानी कि यह है 5 और लगे हाथ यह हो गया 1। जबकि इससे पहले इसका वैल्यू 0 भी था, लेकिन इसी साइकिल में इसका वैल्यू क्या हो गया? 1, यानी कि करंट वैल्यू इसका 1 है। फिर हो गया शो P। अब जब शो P करेंगे तो अभी हमने आपसे कहा था कि चूंकि हम वहीं से भाग रहे हैं तो हमारे पास 1, 2, 3 और 4 प्रिंट पेंडिंग है जिसका काम होना जरूर है, लेकिन होगा कब? यह होगा इसके रिकर्सन के ख़त्म होने के बाद। पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा था कि जितना भी लोकल वेरिएबल है इसके मेमोरी का डीएलोकेशन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है।
और हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोकल वेरिएबल के केस में जब तक फंक्शन का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो तब तक लोकल वेरिएबल भी हमारा ख़त्म नहीं होता है। यह सारा का सारा वैल्यू निश्चित रूप से स्टैक के अंदर जाएगा, जो अभी की हम बोल भी रहे थे। और स्टैक काम करता है लीफो में, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट में। ठीक है, अब आ गया 0 1, इसके बाद फिर से गए, जब जाएंगे तो इस बार p का क्या वैल्यू लेगा 1, फिर से ABC बनेगा। लेकिन यह जो ABC बनेगा ये कोई नया नहीं बनेगा, उसी ABC के ऊपर में बन जाएगा। इसका p = 5 नहीं होगा, यानी रिटर्न नहीं हुआ। a = p, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 1। फिर b = p + 2, इसका वैल्यू हो गया 3, इसका वैल्यू हो गया 6, लगे हाथ इसका वैल्यू हो गया 2। इसके चलते फिर 100p यहीं से यहाँ भागा। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा a का वैल्यू हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 7 और ये हो जाएगा 3। फिर से आएगा तो फिर 3 हो गया, p = 5, तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अब फिर से a = p, यानी कि 3, 5, 8 और 4। अभी भी यह चल रहा है, अभी भी यह चल रहा है ना, चलेगा। तो फिर 4 के लिए जब यह फिर से आएगा तो फिर इसका वैल्यू क्या हो गया 4, 6, 9 और 5। अभी हमने तुरंत आपसे कहा था कि यह जो है हमारा, यह स्टैक के अंदर है और जो पहला वैल्यू फेच होगा हमारा वो होगा 4695, यानी कि आउटपुट आ गया 4695। इसके बाद दूसरा वाला बाहर आएगा। दूसरा वाला का वैल्यू क्या था, दूसरा वाले का वैल्यू था 3584। फिर तीसरा वाला का वैल्यू क्या था 2473। फिर था 1362। फिर था 02, 5 और 1, 0, 2, 5 और 1। तो फिर यह जो वैल्यू आएगा हमारा लास्ट वैल्यू, यह आ जाएगा 0251। ठीक है, अब हम इसी के ऊपर फिर एक दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ताकि इसके कॉन्सेप्ट को और भी हम लोग क्रिस्टल क्लियर समझ सकें। हमने आपसे कहा भी है कि ना 5-6 एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसका फिर हम लोग फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखेंगे। क्लास एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, कम से कम 2 क्लास तो बनेगा ही इसका। दोनों क्लास को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से रिकर्सन के बारे में फिर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हमने आपसे पहले भी कहा है कि व्हाट्सएप पे जो आप लिखेंगे जवाब ज़रूर हम देने की कोशिश करते हैं। हो सकता है थोड़ा सा समय अधिक लगे। यह भी रिकर्सन का ही एग्जाम्पल होगा। कुछ इसमें हम लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पहले हम लोग पहला एग्जाम्पल जो हम लोग देखे थे उसे थोड़ा बहुत चेंज करेंगे ताकि इसके बिहेवियर को और ज़्यादा हम लोग समझ सकें। अब यहाँ पे कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि आखिर वार्निंग क्यों आएगा। तो वार्निंग के पीछे यही कारण है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न करना चाहिए इंट। अगर आप पहला वाला एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ से कोई भी रिटर्न हम लोग मेन को नहीं करा रहे थे, इसीलिए निश्चित रूप से वहाँ हो सकता है कि वह सही काम नहीं करे। माने सही काम नहीं करे मतलब से वार्निंग आए, एरर नहीं आएगा, इसका भरोसा रखिए। एरर का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कि उसके अंदर वार्निंग मैसेज आए उसी के चलते। इस बार थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, शायद इसके बाद और हम लोग ज़्यादा इसको समझ सकेंगे।
हमने लिखा इफ़ p इक्वल टू 10, हमने यहाँ लिख दिया रिटर्न। जबकि आपको मालूम है कि यहाँ पे यह वेट कर रहा था इंटीजर का, हमने सिर्फ लिखा है रिटर्न। यही कारण है कि हो सकता है कि यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज है। उस वार्निंग मैसेज को अभी इग्नोर करना है, क्योंकि हमारा इंटेंशन रिकर्सन समझना है। बहुत प्रेम से हम लोग समझेंगे ताकि मामला बिल्कुल समझ में आ जाए। चलिए आइए अब इसका ड्राई रन करेंगे। उससे पहले इस प्रोग्राम के जनरल स्ट्रक्चर को फिर समझने की कोशिश करें। इंट इसका रिटर्न टाइप है, मतलब कि यह एक इंटीजर वैल्यू वापस करेगा। सो फंक्शन है और इंट यहाँ पास करना पड़ेगा। आपने जब कॉल किया मेन से तो सो 1 आपको मालूम है कि प्रोग्राम के अंदर चाहे 25 फंक्शन हो 50 फंक्शन हो, कहानी मेन से शुरू होता है, जो कि हम शुरुआत वाले क्लास में डाले हुए भी हैं। आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि मेन ही वह फंक्शन है जहाँ से कि हमारा एग्जीक्यूशन शुरू होता है, इसीलिए इसको एग्जीक्यूशन पॉइंट भी बोलते हैं। आपने लिखा सो 1 चला, अभी p का वैल्यू हो गया 1। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे कितना वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग ले रहे हैं a है, b है और p है। a का वैल्यू क्या लेगा 5, b का वैल्यू भी क्या लेगा p++ है। इसका मतलब हुआ कि ना b का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था 0 है, नहीं सॉरी 1 है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि यही वैल्यू ने यहाँ पे पास किया ना। सो 1 किस में गया p में। अब p++ आपको मालूम है इसका असर होगा जरूर, लेकिन सेमीकोलन के बाद होता है क्योंकि यह पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। तो हो गया 1, फिर सो p। फिर जैसे हम यहाँ आएंगे उस समय इसका वैल्यू क्या होगा, तो फिर इस समय इसका वैल्यू शुरुआत में क्या था 10 पहला साइकिल में। अब जब हम वापस आएंगे तो उस समय हमारा सो p, तो p++ लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 0। तो फिर जब यहाँ लिखा हुआ है p++, तो निश्चित रूप से सेमीकोलन के बाद इसका वैल्यू बढ़ करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 था, अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1 पास किए थे, 1 था, ++ किए, हो गया 2। यह जो कंडीशन है p = 10, यह सही नहीं है। नहीं है तो फिर से a = 5 होगा, इसका वैल्यू भी 2 हो जाएगा। और p++, फिर जब p++ करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 से कहानी शुरू हुआ था, इसको चलना है 10 तक। अब यह चल रहा है, a का वैल्यू तो बराबर 5 है, ये 3 है। चलिए इसको साइकिल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, यहाँ पे कर दिया 8। जब यह 8 के लिए कॉल करेगा तो p = 10 सही नहीं है, तो फिर यह हो जाएगा 5 और यह भी क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 8, इसका दिया हो जाएगा 9। इसके बाद कंडीशन सही नहीं है, a = 5 और b का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 9। क्लियर है। लेकिन इसके बाद जब करेंगे p++ तो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 10। जैसे 10 होगा कि रिटर्न माने कहानी ख़त्म। आपको मालूम है कि अभी तुरंत हम लोग बोल रहे थे पहला वाले एग्जाम्पल में कि इस कॉलिंग पॉइंट के नीचे जितना भी काम बाकी है यह काम होना ज़रूर है, लेकिन रिकर्सन के बाद। और जो भी वैल्यू हमारा निकलेगा यहाँ से, वह वैल्यू निकलेगा कैसे, तब वह वैल्यू निकलेगा स्टैक से। तो पहला जो वैल्यू जो हमको मिला वह क्या मिला 9 × 5, मतलब कि आउटपुट में आना चाहिए 45। सेकेंड वैल्यू क्या मिलेगा 5 × 8 यानी कि 40। फिर ऐसे करते करते आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा 30, फिर क्या आएगा 25, फिर आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा, फिर इसका नंबर आएगा तो आ जाएगा 15, फिर इसका नंबर आ जाएगा तो आ जाएगा 10, फिर इसका नंबर आ जाएगा तो आ जाएगा
5, यानी कि इसका आउटपुट आएगा 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 और 5, या इस तरह से प्रिंट कर रहा है। देखने में लग रहा था कि अब 5 का टेबल जनरेट कर देगा, लेकिन यह जैसे 10 पे गया बस ही रुक गया। रुकने का मतलब था कि अब यहाँ से स्टैक से वैल्यू फेच होना शुरू हो गया, इसीलिए पहला वैल्यू क्या मिला हमको 5 × 9 यानी कि 45 मिला। इस तरह से यह उल्टा डायरेक्शन में प्रिंट करता है, क्योंकि यह स्टैक का जनरल बिहेवियर यही होता है। नोट करने के लिए हम लोग रोक रोक के भी नोट कर सकते हैं। अब आइए आज इस लेक्चर का एक और क्लास, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने, यह हमारा थर्ड प्रोग्राम है, यहाँ हमने कहा शो 10 है, इसके बाद यहाँ लिखा होगा p = 0, इसके बाद ऊपर में वेरिएबल एक ही है, इस बार एक ही लिए है, इसीलिए जानबूझ के इसी में ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 10, यहाँ पे अगर 0 अगर होता है तो फिर रिटर्न, फिर a फिर इधर हमने पे लिखा है a = 5 × p-, फिर हमने यहाँ लिखा है सो p, फिर हमने यहाँ पे लिखा है printf a। ठीक है, आइए जैसे इसके बिहेव को एक बार और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आज का यह अंतिम है, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एग्जाम्पल। आइए जरा इसके बिहेव को देखते हैं कि यह प्रोग्राम कह क्या रहा है। यह प्रोग्राम कह रहा है कि फंक्शन का नाम है सो, रिटर्न क्या करेगा इंट, एक्सेप्ट भी करेगा इंट। हमने यहाँ से 10 पास किया है, यहाँ आगे। आइए जैसा इसका ड्राई रन देखते हैं। इस ड्राई रन में हमको अब इस बार वेरिएबल चाहिए, a चाहिए और p चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। p का वैल्यू 10 पास किए हैं, तो निश्चित रूप से p अभी 10 है, तो फिर यहाँ पे लिख दिया 10। यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 5 × 10 50। ठीक है, लेकिन माइनस माइनस जैसे होगा तब यह हो जाएगा 9। अब जब हम इसको कॉल करेंगे सो p को, तो p का क्या वैल्यू आ रहा है। अब यहाँ पहले 10 था, अब क्या पास कर रहा है 9। यह सही नहीं है, मतलब कि कंडीशन गलत है। 5 × p यानी कि यह हो जाएगा 45। ठीक है, लगे हाथ यह हो जाएगा 8 के बाद फिर कॉल करेगा साहब, तो p का अब करेंट वैल्यू क्या है 45 है, सॉरी 8 है। 8 पे यह कंडीशन सही नहीं है, यानी कि फिर जाएगा, तब यह क्या हो जाएगा 40। चलिए इसको अब आगे बढ़ा के डायरेक्ट 2 पे ले आए। जैसे 2 पे लाएंगे तब यह क्या हो गया 10, फिर यह क्या हो जाएगा 1। जैसे 1 होगा यह फिर से आएगा, फिर से काम करेगा 5 × 1 यानी कि 5, तब यह हो जाएगा 0। जैसे 0 होगा हम रिकर्सन से बाहर आएंगे, और आपको मालूम है कि चूँकि यह स्टैक का केस है इसलिए यह प्रिंट करेगा ऐसे, इस डायरेक्शन में करे, यानी कि इस बार यह 5 का टेबल प्रिंट कर देगा ऐसे 5, 10 अप टू 50। इससे पहले हो सकता है कि हम लोगों ने 5 का टेबल प्रिंट किया हो फॉर लूप, व्हाइल लूप या डू व्हाइल के हेल्प से। आज हम लोगों ने इसको प्रिंट करा लिया, किसके हेल्प से, तो रिकर्सिव फंक्शन के हेल्प से। इस तरह से हम लोग अब जब इसके नेक्स्ट सीक्वेंस में जब आएंगे तो वहाँ पे फिर कुछ दूसरे तरह के एग्जाम्पल्स को देखेंगे, और वहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यह बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसका ड्राई रन करना बहुत ज़रूरी है, ड्राई रन करके आप देखिएगा, फिर आप समझने की कोशिश करना है। अगर नहीं समझ में आता तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो डाउट होगा उसको पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। थैंक यू।